Hello students, in last lecture we saw about heat engine and refrigerator, correct? We studied how engine works, how refrigerator and air conditioner works, okay? In case of air conditioner wala part, we saw that a gas is there which is moving as a working substance from inside of the room to the outside of the room, and it was the case in case of refrigerator as well as air conditioner, okay? And the gas which is circulating from inside to outside, that gas is freon gas, correct? And that gas is also called as refrigerant, correct? इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसी का एक कंटिन्यूएशन पार्ट है हीट पंप। अब ये हीट पंप क्या होता है? हीट पंप बेसिकली आपका हीटर है। हमारे यहाँ इंडिया में तो नहीं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज के अंदर जहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है ड्यूरिंग विंटर, तो वहाँ पर कार में हमारे पास एसी भी होता है और हीटर भी होता है। तो एक्चुअली वो हीटर है क्या? उसी हीटर का नाम हीट पंप है। जिस तरह हमारे घर का एसी काम करता है, एसी कैसे काम करता है? वो जो वर्किंग सब्सटेंस है, वो जो रेफ्रिजरेंट है, वो जो फ्रेऑन गैस है जो उसमें घूम रही है, उसका काम यह है कि रूम के अंदर से हीट को लेना और बाहर उसको रिजेक्ट करना। हीट पंप बिल्कुल अपोजिट टू रेफ्रिजरेटर है, अपोजिट टू एयर कंडीशनर है। उसका काम यह है कि रूम के अंदर हीटिंग प्रोवाइड करना। अब वो हीट कहाँ से एब्जॉर्ब करेगी? वो हीट एब्जॉर्ब करेगी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो कोल्ड है और हमें इनसाइड द कार, इनसाइड द रूम, इनसाइड द बिल्डिंग हमें हीट चाहिए। सो व्हाट डज इट डू? It absorbs the heat from the surrounding, from the atmosphere, okay, and it rejects the heat inside the room. तो ये बेसिकली हीट पंप और रेफ्रिजरेटर है। अगर आपने रेफ्रिजरेटर अच्छे से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो आपको बेसिकली एकदम इजी से हीट पंप समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो उसका उल्टा है। ठीक है, ओके। आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या काफ़ी नहीं था थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए? नहीं, एक बहुत बड़ा उसमें आप कह सकते हो कि ड्रॉबैक था या लिमिटेशन था। क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड, तो सिस्टम हीट को लेकर क्या करता है? सिस्टम हीट को लेता है और उसको वर्क में कन्वर्ट करता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि हमने जितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, क्या वो पूरा का पूरा अमाउंट ऑफ हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट तो यही कहता है, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इट इज पार्टली कन्वर्टेड इनटू रेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द रिमेनिंग इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो बेसिकली दोनों, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना या वर्क में कन्वर्ट करना, दोनों एक ही तरह के दो चीज़ें हैं। मतलब कहना ये चाहते हैं कि हीट जितनी सप्लाई हुई उतनी वर्क के अंदर कन्वर्ट हो गई। ये कौन कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोगों ने, मैं जब वहाँ हीट इंजन पढ़ा रहा था तो वहाँ भी आपको बताया था कि जितना अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई करते हैं उसका 30% हमें आउटपुट मिलता है। अगर आप पेट्रोल, डीजल, जो भी फ्यूल सप्लाई कर रहे हो, उसको बर्न करके जितनी एनर्जी गेन करती है सिस्टम, उसका 30% वर्क ही हमें मिलता है। बाकी 70% जो हीट होती है दैट इज लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम मीन्स कार, ओके। उसी तरह हमारा जो रेफ्रिजरेटर है, वहां पर क्या होता है? क्या कोई रेफ्रिजरेटर ऐसा बना है कि हम सिस्टम में वो जो गैस घूम रही है उस पर वर्क किए बिना वो गैस रूम में से कूलिंग को ले और बाहर एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करे? क्या कोई एसी आपके घर में ऐसा है कि जिसमें कंप्रेसर की ज़रूरत नहीं है? भाई हमने खाली गैस फिल कर दिया और वो गैस पाइपलाइन में घूम रही है, वो रूम में से हीट को लेकर बाहर रिजेक्ट कर रही है। क्या कोई एसी ऐसा बना है? आंसर इज नो। उसका मतलब ये है कि जब भी आप सिस्टम को हीट सप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, करेक्ट। आइडियल इंजन किसे कहेंगे? आइडियल इंजन तो उसे कहेंगे कि जितना हीट सप्लाई किया उतना हमें वर्क करके दे।
ठीक है, उसे आइडियल इंजन कहेंगे। आइडियल रेफ्रिजरेटर किसे कहेंगे या आइडियल एयर कंडीशनर किसे कहेंगे? आइडियल रेफ्रिजरेटर या आइडियल एयर कंडीशनर उसे कहेंगे कि हम उस पर वर्क किए बिना, उसका कंप्रेसर ऑन किए बिना वो सारा का सारा हीट सिस्टम में से लेकर बाहर सप्लाई कर दें। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा होना पॉसिबल है? उसका आंसर है नहीं। तो अब इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए और इस सिचुएशन में डील करने के लिए हमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी। किसमें? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके हमारे पास स्टेटमेंट आ गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ओके, अच्छा, अभी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इसी चीज को समझाने के लिए उन्होंने डायग्राम से बात को समझाया है। डायग्राम से किस तरह समझाया है? उन्होंने कहा है कि एक्चुअली अगर हम हीट इंजन का एनर्जी फ्लो डायग्राम बनाएं, जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था, तो एनर्जी फ्लो डायग्राम हमने जो बनाया था वो ऐसा था। यहाँ पे हमारे पास क्या था? हॉट रिजर्वायर। यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या था? कोल्ड रिजर्वायर। यहाँ पर हमारे पास बीच में क्या था? सिस्टम या वर्किंग सब्सटेंस। करेक्ट। हीट इंजन क्या करता है? हॉट रिजर्वायर में से अमाउंट ऑफ हीट QH को लेता है और फिर हमें कुछ वर्क करके देता है W। करेक्ट। साथ ही साथ हमने वहां पर एक चीज और ड्रॉ किया था और वो ये था कि वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट करेगा कोल्ड रिजर्वायर में, जिसको हमने QC से डिनोट किया था। ये तो प्रैक्टिकल हीट इंजन है। वो क्या कर रहा है? हीट को ले रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है और बहुत सारे हीट को वो रिजेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आइडियल हीट इंजन की बात करें तो उसका एनर्जी फ्लो डायग्राम ऐसा होना चाहिए। ये हॉट रिजर्वायर, ये हमारा कोल्ड रिजर्वायर, ये हमारा सिस्टम। हॉट रिजर्वायर में से हमने हीट को लिया, अमाउंट ऑफ हीट QH, और वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो गया। कोल्ड रिजर्वायर के अंदर नो अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू द कोल्ड रिजर्वायर। ये होता है हमारा आइडियल इंजन। आइडियल इंजन ऐसा होना चाहिए जिसमें देयर इज नो लॉसेस। करेक्ट ना? अच्छा, बिल्कुल उसी तरह ये तो हीट इंजन के रिलेटेड हो गया। अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो हमारे रेफ्रिजरेटर में भी क्या था? हमारे पास होता है एक हॉट रिजर्वायर, हमारे पास होता है एक कोल्ड रिजर्वायर। अच्छा, ये जो सिस्टम होता है, सिस्टम मतलब वर्किंग सब्सटेंस, फ्रेऑन गैस, व्हाटएवर यू से, ये क्या करता है? कोल्ड रिजर्वायर में से हीट को लेगा, अमाउंट ऑफ हीट QC को। ठीक है, इस हीट को कूलिंग कोल्ड रिजर्वायर में से हॉट रिजर्वायर में पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ता है। फिर वो क्या करता है? टेकिंग दिस वर्क इट ट्रांसफर्स द हीट टू दी हॉट रिजर्वायर। ये तो था हमारा प्रैक्टिकल एयर कंडीशनर या प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर। ठीक है बच्चों, देखो एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर दोनों सेम ही चीज है, सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन अलग अलग हो सकता है। इसलिए मैं कभी भी एयर कंडीशनर वर्ड यूज करूं या रेफ्रिजरेटर यूज करूं तो आपको समझ जाना है कि मैं दोनों की बात कर रहा हूं। बिकॉज अच्छा, जहां डिफरेंस होगा मैं बता दूंगा, लेकिन यहां पर क्या है? दोनों ही चीजें सेम है। ठीक है हमारे पास। ओके, अब आगे बात करते हैं। अगर आइडियल सिस्टम की बात करूं तो आइडियल सिस्टम में हमारे पास यहाँ पे हॉट रिजर्वायर होगा, हमारे पास यहाँ पे कोल्ड रिजर्वायर होगा, हमारे पास यहाँ पे सिस्टम होगा, और ये कोल्ड रिजर्वायर में से अमाउंट ऑफ हीट QC को लेकर हॉट रिजर्वायर में अमाउंट ऑफ हीट QH को ट्रांसफर करेगा। लेकिन बिकॉज इट इज आइडियल, इट विल नॉट रिक्वायर एनी वर्क डन। यहां पे देखो हमने वर्क डन किया है ना, यहां पे ऐसे वर्क डन की कोई जरूरत नहीं होना चाहिए। आइडियली बात कर रहा हूं मैं, आइडियली इसको हीट लेना चाहिए और हॉट रिजर्वायर में ट्रांसफर करना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडियल कंडीशन है, ये वाली किसकी? एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर की, और ये आइडियल कंडीशन है हीट इंजन की। लेकिन हमने देखा कि इस तरह का आइडियल सिस्टम बनाना या इस तरह का आइडियल रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर बनाना पॉसिबल नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके हम लोगों ने बनाया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। अच्छा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और एक एक चीज़ आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए। रटना नहीं है स्टेटमेंट को। अगर आप इसको समझ गए तो बगैर रटे भी आप इसको लिख सकते हो। आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है, it is impossible to extract an amount of heat QH from hot reservoir
एंड यूज इट ऑल टू डू वर्क W। ये बात इम्पॉसिबल है कि हम हॉट रिजर्वायर में से QH हीट को ले और पूरा का पूरा वर्क में ट्रांसफर करें। क्या लिखा हुआ है? एंड यूज इट ऑल टू डू वर्क। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? सम अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी एग्जॉस्टेड टू द कोल्ड रिजर्वायर। कुछ ना कुछ हीट ऐसी होगी जो कोल्ड रिजर्वायर में एग्जॉस्ट हो जाएगी, एंड दिस प्रोहिबिट्स पॉसिबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट हीट इंजन। परफेक्ट हीट इंजन मतलब वही आइडियल हीट इंजन। तो वो यही कह रहे हैं लास्ट स्टेटमेंट में कि ये जो चीज़ है कि कुछ ना कुछ कोल्ड रिजर्वायर में हीट ट्रांसफर हो जाती है, इसी की वजह से हम कभी भी परफेक्ट हीट इंजन या आइडियल हीट इंजन को नहीं बना सकते। यहाँ पे एक स्टेटमेंट खत्म हुआ। अब यहाँ पे एक दूसरा स्टेटमेंट है, आप पढ़ो, उसके बाद मैं बताता हूँ दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। सुनिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी विदाउट एनी वर्क हैविंग बीन डन टू अकम्प्लिश दिस फ्लो। आपने पढ़ के इजीली आइडिया लगा लिया होगा कि ये स्टेटमेंट रिलेटेड टू हीट इंजन है और ये वाला स्टेटमेंट रिलेटेड टू रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर है। अब सुनिए क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ हीट टू फ्लो। हीट का फ्लो होना पॉसिबल नहीं है कोल्ड रिजर्वायर में से हॉट रिजर्वायर में। कब पॉसिबल नहीं है? कब पॉसिबल नहीं है? विदाउट एनी वर्क हैविंग बीन डन टू अकम्प्लिश दिस फ्लो। बिना वर्क किए उस गैस पर, उस वर्किंग सब्सटेंस पर बिना वर्क किए ये बात पॉसिबल नहीं है कि हीट रूम में से हीट को ले, सॉरी जो सिस्टम है, जो गैस है, वो रूम में से हीट को ले और बाहर ट्रांसफर करे। अब आप बोलेंगे सर आपने दो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है? बिल्कुल, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हैं। अच्छा, इसमें से जो पहला स्टेटमेंट है हमारे पास बच्चों, ये वाला जो स्टेटमेंट है, राइट फ्रॉम हियर टू हियर, ये किसकी बात करता है? हीट इंजन की बात कर रहा है ना। इसीलिए इस स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं इंजन स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इंजन स्टेटमेंट, या फिर हम इसको ऐसा भी कहते हैं इंजन लॉ। क्या कहते हैं इसको? इंजन लॉ। अच्छा, ये फर्स्ट फॉर्म है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ये जो पूरे दो स्टेटमेंट है उसमें से ये पहला स्टेटमेंट है ना, तो इसीलिए हम इसको ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप इसको लिख लीजिएगा बच्चों। पहले स्टेटमेंट के मैंने यहाँ पे लिखे हुए पहला नाम क्या बोलेंगे इसको? इंजन स्टेटमेंट, बिकॉज ये इंजन की बात करता है, रट्टा नहीं है। दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इंजन लॉ, या फिर हम इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है इसका एक और नाम है। क्या नाम है सर? ध्यान से देखिएगा, इस स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। ठीक है, कितने नाम हो गए? 4 नाम। इंजन स्टेटमेंट, इंजन लॉ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। ओके, और ये जो दूसरा है, जो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ से, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी विदाउट एनी वर्क हैविंग बीन डन टू अकम्प्लिश दिस फ्लो। ये जो स्टेटमेंट है आप देखकर बता सकते हो कि ये बात करता है किसकी? रेफ्रिजरेटर की या एयर कंडीशनर की। इसीलिए इस स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं, देखो वहां पे हमने क्या कहा था? इंजन स्टेटमेंट। यहां पे हम लोग कहेंगे रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे इसको? रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट, या फिर हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? रेफ्रिजरेटर लॉ, रेफ्रिजरेटर लॉ, या फिर हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? यहां पे हमने इसको फर्स्ट फॉर्म कहा था, यहां पे हम लोग इसको कह सकते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं, यहां पे हमने इसको केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहा है, यहां पे इसका नाम है क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, बस ये याद रखना, पहले स्टेटमेंट का नाम है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्योंकि ये तो आपको याद रहेगा
एंजिन स्टेटमेंट, एंजिन लॉ, फर्स्ट फॉर्म, ये तो आपको याद रहेगा, ये याद रखना, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉसियस स्टेटमेंट। और ये इसके 3 नाम, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर लॉ, सेकेंड फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आपको करना क्या है, अभी मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाने से पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जो ड्रॉबैक्स लिखा था, जो लिमिटेशंस लिखा था मैंने यहाँ पे, उसको आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर देख कर भी आप लिख सकते हो, वहाँ भी लिमिटेशंस गिवन है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे जो डायग्राम बने हुए थे उन डायग्राम्स को भी आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर बना सकते हो देखकर। डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया हूँ मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बनाया हूँ। आपको अगर वहाँ का डायग्राम जमता है आप वहाँ से डायग्राम देखकर बनाइए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कॉपी करना है, दोनों स्टेटमेंट को साफ साफ आप लिखेंगे और साथ में उनके नाम भी आप लिखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा ये पूरा का पूरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ओके। ये इंजन के रिलेटेड है और ये रेफ्रिजरेटर के रिलेटेड है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बस यही तक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, उसके आगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आपको इस पे ज़्यादा कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट्स को बस याद कर लो। हालांकि अगर देखा जाए तो इस पे बहुत बड़ी एनालिसिस हो सकती है, इसी के आगे फिर एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें इसके बाद शुरू होती है। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप पढ़ना चाहते हो तो क्लास में आइए, यहाँ पर हमारे पास एक बुक है थर्मोडायनामिक्स की, इसका नाम है पी.के. नाग। उसमें आप बहुत डिटेल में थर्मोडायनामिक्स को पढ़ सकते हो, फर्स्ट लॉ को भी, सेकेंड लॉ को भी, एंट्रोपी को भी, और बहुत सारे सिस्टम उसके, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर गिवन है, ओके। तो स्क्रीन को पॉज करके इन सबको कॉपी कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज कार्नोट इंजन एंड कार्नोट साइकिल। अब देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें एक बात पता चली कि जितनी हीट हम सप्लाई करते हैं सिस्टम को, सिस्टम क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, बाकी सबको वो एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर देता है। अब इस पर रिसर्च हुआ कि हम इंजन की एफिशिएंसी को हाउ कैन वी इंक्रीज अप टू मैक्सिमम लिमिट। अच्छा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100%, है ना। तो इस बात पर रिसर्च हुई कि इंजन की एफिशिएंसी को हम 100% तक कैसे लेकर जा सकते हैं। उसी तरह जो रेफ्रिजरेटर होता है वहाँ पर हम एफिशिएंसी का टर्म नहीं यूज़ करते, वहाँ पर हम टर्म यूज़ करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिनोटेड बाय के, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर। अब यहाँ पर रिसर्च हुई, रिसर्च होने के बाद एक फ्रेंच साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, उसने एक इंजन दिया, उसने एक रिसर्च पेपर लिखा और उसने अपने जो इंजन उसने प्रपोज किया और जो उसने साइकिल को प्रपोज किया उसका नाम रखा गया कार्नोट इंजन एंड कार्नोट साइकिल। इसने 1824 में दिया, उसका नाम था सेडी कार्नोट। इसके नाम पर इस इंजन और इस साइकिल का नाम है। उसने क्या बोला कि अगर किसी इंजन को मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला होना है, अगर उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है अप टू मैक्सिमम लिमिट, तो ये मैं एक साइकिल दे रहा हूँ, ये मैं एक इंजन दे रहा हूँ, इस पर्टिकुलर साइकिल के बेस पर इंजन को काम करना चाहिए सो दैट उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। या उसी तरह अगर किसी रेफ्रिजरेटर को मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के हिसाब से काम करना है तो दैट रेफ्रिजरेटर हैज़ टू बी वर्क अकॉर्डिंग टू दिस साइकिल। अब आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि अगर साइकिल को हम इस तरह से चलाएंगे क्लॉकवाइज तो ये इंजन की तरह काम करेगा, लेकिन जब वर्किंग सब्सटेंस पर वर्क होता है, मतलब इसको रिवर्स वे में चलाएंगे तो ये रेफ्रिजरेटर बन जाएगा, करेक्ट। तो कार्नोट इंजन, कार्नोट रेफ्रिजरेटर, मैं दोनों ही टॉपिक एक साथ पढ़ाऊंगा। अच्छा, अब ये समझते हैं कि इसकी इस दी हुई साइकिल से कैसे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। पहले हम लोग साइकिल को समझ लेते हैं। आपको वैसे ऑलरेडी समझ में आ गया होगा देख के। इस एक्सिस पर हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, प्रेशर। इस एक्सिस पर हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, वॉल्यूम। तो आपको देख के समझ में आ गया ये पीवी डायग्राम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट ए बी सी डी हमने 4 पॉइंट कंसिडर कर लिया। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट को मार्क करूं तो आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट का जो वॉल्यूम होगा उसको हम लोग मान लेते हैं V1। ये जो फर्स्ट पॉइंट ए है बच्चों, उसी के एग्जैक्टली नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम V1 आ जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पर करस्पॉन्डिंग प्रेशर विल बी P1। जब ये साइकिल यहाँ से यहाँ पहुँचेगी
जब प्रोसेस थर्मोडायनेमिक स्टेट जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम V2 और उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर जो है वो क्या है बच्चों, P2। जब हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे पॉइंट C पर, तो पॉइंट C पर जो वॉल्यूम होगा दैट वॉल्यूम इज नथिंग बट V3 एंड द करस्पॉन्डिंग प्रेशर इज P3। ओके, यहाँ पर पॉइंट D पर जो वॉल्यूम है दैट वॉल्यूम इज योर V4 एंड द करस्पॉन्डिंग प्रेशर इज फॉर एग्जाम्पल P4। अब यहाँ पर हम लोगों ने खाली वॉल्यूम और प्रेशर के मार्किंग की। अब आइए इसके साइकिल्स को समझते हैं। सबसे पहले फ्रॉम A टू B, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रॉम A टू B क्या हो रहा है, A टू B में हो रहा है आइसोथर्मल हीट एडिशन। उसका कहना यह था कि सपोज फॉर एग्जांपल, अच्छा एक चीज रह गई, TH और TC। व्हाट इज TH? TH इज टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर, व्हाट इज TC? टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर। अब यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। हम लोगों ने बच्चों एक चीज पढ़ चुके हैं लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। क्या हमने पढ़ा था कि अगर किसी साइकिल की एफिशिएंसी को मैक्सिमम होना है तो उसको रिवर्सिबल होना चाहिए। अगर वो रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल होने का क्या मतलब होगा, उसको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में हम रिवर्स कर सकते हैं, प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। हालांकि वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था, करेक्ट, लेकिन उसी का यूज करके हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि कैसे इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है। बस एक बात दिमाग में रखो कि अगर किसी भी प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला होना है तो रिवर्सिबिलिटी वहां पर होना चाहिए। ये सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट, इसने कॉन्सेप्ट दिया कि अगर इस साइकिल को मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला होना है तो इस साइकिल के सारे प्रोसेस जो होना चाहिए वो प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं प्रोसेस A टू B। A टू B में हो रहा है हीट एडिशन। क्या हो रहा है, हीट एडिशन। बच्चों हीट एडिशन के लिए हीट एडिशन रिवर्सिबल हो उसके लिए कंडीशन ये है कि हीट एडिशन शुड बी आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब जितना हॉट रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है वही इस प्रोसेस पर पहुंचकर उसका टेम्परेचर भी वही होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने एक सिंगल लाइन मार्क करके इस बात को प्रूफ करने का कोशिश किया है कि इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर TH है, टेम्परेचर वर्किंग सब्सटेंस का चेंज नहीं हुआ है। दिस वॉज ऑल अबाउट AB। AB इज वॉट, आइसोथर्मल हीट एडिशन। आइसोथर्मल क्यों? क्योंकि उसको होना है रिवर्सिबल, और आइसोथर्मल होगा तभी हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, तभी वो रिवर्सिबल होगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है आइसोथर्मल हीट एडिशन। अब B से C पर क्या हो रहा है, B से C पर आप ध्यान से देखोगे अगर तो वहां पर एक्सपांशन हो रहा है ना, और ये एक्सपांशन है एडियाबैटिक एक्सपांशन। सर एडियाबैटिक क्यों? इसलिए कि अगर हीट इंजन को, अगर एक्सपांशन को रिवर्सिबल होना है तो इट शुड बी एडियाबैटिक। ये जो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल यहां पर आ रहा है, दिस इज द कॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो B से लेके C तक क्या हो रहा है बच्चों, एक्सपांशन। कैसा एक्सपांशन? एडियाबैटिक एक्सपांशन। उसके बाद आ जाता है C से लेके D तक। C से D तक क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो आप देख सकते हो इट इज अगेन आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल हीट। यहां पे आइसोथर्मली हीट ऐड हुई थी, यहां पे आइसोथर्मली हीट रिजेक्ट हो रही है। दिस इज आइसोथर्मल हीट रिडक्शन। फाइनली D टू A। D से लेके A तक क्या हो रहा है, D से A तक हो रहा है एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। तो अब आप देखोगे कि इस पूरे साइकिल में हमारे पास दो आइसोथर्मल प्रोसेस है, A से B आइसोथर्मल और C से D आइसोथर्मल। दो एडियाबैटिक प्रोसेस है, B से C एडियाबैटिक और D टू A एडियाबैटिक। ये आइसोथर्मल एडियाबैटिक क्यों है? क्योंकि इन्हें रिवर्सिबल होना है मैक्सिमम एफिशिएंसी लाने के लिए। ओके, तो कार्नोट के, ये जो कार्नोट है, ये जो साइंटिस्ट है, उसके कहने के हिसाब से जो टेम्परेचर TH हॉट रिजर्वायर का है ड्यूरिंग द एडियाबैटिक एक्सपांशन, सॉरी ड्यूरिंग द आइसोथर्मल हीट एडिशन, इट शुड बी एट द सेम टेम्परेचर। मतलब हीट एडिशन के टाइम पे और हीट रिजेक्शन के टाइम पे, ये हीट एडिशन है ना और ये हीट रिजेक्शन है। हीट एडिशन के टाइम पे टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए और हीट रिजेक्शन के टाइम पे भी टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर अदर वर्ड्स में बात करूं तो उसके कहने के हिसाब से
द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस शुड बी सेम एज द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर ड्यूरिंग हीट एडिशन। मेरी बात ध्यान से सुनना। द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस शुड बी सेम एज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर ड्यूरिंग हीट एडिशन and the temperature of the working substance should be same as the temperature of cold reservoir during heat rejection। जब अगर ऐसा होगा तो हमें एफिशिएंसी मैक्सिमम मिल सकती है। कैसे मिल सकती है, अब ध्यान से देखना। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? हम लोगों ने एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ा था। एफिशिएंसी ईटा इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क डन ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। व्हाट इज वर्क डन? आपको याद होगा वर्क डन हमने लिखा था QH माइनस QC। व्हाट इज QH? अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम हॉट रिजर्वायर। व्हाट इज QC? अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड एट द कोल्ड रिजर्वायर। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है बच्चों? QH। अगर QH को एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ लिखोगे तो आपको यहाँ से मिल सकता है QH बाई QH विल बी 1, इट विल बिकम 1 माइनस QC बाई QH। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी। तो एफिशिएंसी हमें मिली 1 माइनस QC बाय QH। बच्चों हम लोगों ने जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़े थे वहाँ पर हमने आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़े थे। हमने वहाँ पर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस और वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस को पढ़ा था। अगर वहाँ पर आप इन दोनों प्रोसेस की एनालिसिस करोगे तो आपको एक बात मिलेगी। क्या आप एक बार प्रूफ कर सकोगे कि हमारा जो QC बाई QH होता है डेट इज इक्वल टू TC बाई TH। What is QC? Amount of heat taken from cold reservoir. What is QH? Amount of heat taken from hot reservoir. Sorry, this is the amount of heat rejected. What is TC? Temperature of cold reservoir. What is TH? Temperature of hot reservoir. तो ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया? फ्रॉम एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस का थर्मोडायनेमिक एनालिसिस से। आप प्लीज वहां पर जाकर एक बार उसको देख लीजिएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस QC बाई QH इज TC बाई TH। यहाँ पे आप पुट करिए तो एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी 1 माइनस TC बाय TH। अब ये एफिशिएंसी का हमारे पास आ गया फॉर्मूला। किसकी एफिशिएंसी? एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। यहाँ पर हम इंजन लिख देता हूँ मैं क्योंकि हम इंजन के रिलेटेड बात कर रहे हैं ना। तो ये एफिशिएंसी मिली किसकी? कार्नोट इंजन की। अब फॉर्मूला ध्यान से देखो, 1 माइनस TC बाई TH। बच्चों अगर एफिशिएंसी मुझे मैक्सिमम करना है, देखो मैक्सिमम एफिशिएंसी 100% होती है, ठीक है। अगर मैक्सिमम होना है इसको तो एफिशिएंसी का आंसर 1 आना चाहिए। अगर आंसर एफिशिएंसी का मुझे 1 चाहिए तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस एक्सप्रेशन शुड बी नियरेस्ट टू 0। ये जितना कम होगा TC बाई TH जितना कम होगा उतना ही एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, करेक्ट। अच्छा TC बाई TH कम कब हो सकता है? TC बाई TH कम उसी वक्त हो सकता है जब TC की वैल्यू शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल और TH की वैल्यू शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। तो इससे हमें एक बात और समझ में आ गई, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन कैन बी अचीव when the temperature of cold reservoir should be as small as possible and the temperature of hot reservoir should be as large as possible। बात ध्यान से सुनना मेरी, समझ में आ रही है ना? The efficiency of the Carnot engine is maximum when the temperature of cold reservoir is as small as possible and the temperature of hot reservoir is as large as possible। समझ में आ गया? ओके। अच्छा अगर मुझे एफिशिएंसी को 100% बनाना है, 100% कैसे बना सकते हो आप? 100% तभी बना सकते हो जब ये वाला टर्म 0 हो जाए। TC बाई TH 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। 1 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज फाइंड करने के लिए तो 100% हो जाएगा। तो इसको 100 बनाने के लिए TC बाई TH 0 होना चाहिए। अच्छा TC बाई TH 0 कब होगा? ऑफ कोर्स जब TC का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर इज 0 केल्विन, उस वक्त एफिशिएंसी 100% हो सकती है। अब आप मुझे बताइए, हम लोग इस वर्ल्ड में यहाँ पर जहाँ काम कर रहे हैं, क्या हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 केल्विन होना पॉसिबल है? क्या 0 केल्विन होना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग 100% एफिशिएंट इंजन कभी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि 100% एफिशिएंट इंजन यहाँ पर बनाने के लिए क्या चाहिए?
टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर शुड बी 0 केल्विन, और वो 0 केल्विन होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए 100% एफिशिएंट हीट इंजन यहाँ पर बनाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैक्सिमम एफिशिएंट इंजन कब बना सकते हो? जब इसका टेम्परेचर जितना कम हो और इसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा हो, तब मैक्सिमम एफिशिएंट बन सकता है। 100% एफिशिएंट कार्नोट इंजन भी नहीं हो सकता, कार्नोट इंजन भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझिए, क्या ये बात यहाँ पर, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, हमने यहाँ पर एक बात किया कि आइसोथर्मल एक्सपांशन या आइसोथर्मल हीट एडिशन के टाइम पे क्या होना चाहिए? द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस शुड बी सेम एज द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। ऐसा प्रैक्टिकल होना पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली ये बात पॉसिबल नहीं है कि हम लोग हीट ऐड भी करें सिस्टम में और सिस्टम का जो टेम्परेचर हो वो हॉट रिजर्वायर के जितना हो, नॉट पॉसिबल। उसी तरह आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन में कि सब्सटेंस जो है, वर्किंग सब्सटेंस हीट को रिजेक्ट भी कर रहा है और उसका टेम्परेचर कोल्ड रिजर्वायर के जितना है, ऐसा होना भी पॉसिबल नहीं है। इससे एक बात समझ में आ गई कि इसने जो इंजन दिया, जो कॉन्सेप्ट दिया, वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये हाइपोथेटिकल है। कैसा है बच्चों? हाइपोथेटिकल है। क्यों हाइपोथेटिकल है उसका रीजन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। दिस इज हाइपोथेटिकल, इन रियलिटी के अंदर इसको हम लोग बना नहीं सकते, लेकिन इससे एक बात समझ में आ जाती है कि अगर मैक्सिमम एफिशिएंट इंजन बनाना हो तो भले आप ऐसा ना बना सको, लेकिन इसके करीब करीब आप बनाओ तो आपका इंजन मैक्सिमम एफिशिएंट बन जाएगा। बात अच्छे से समझ गए आप? अच्छा, इसी तरह हमें यह भी पढ़ना है कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मैक्सिमम कब होगा। देखो, इंजन के लिए एफिशिएंसी का टर्म आता है और रेफ्रिजरेटर के लिए क्या आता है? रेफ्रिजरेटर क्या आता है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। एक काम करो बच्चों, पहले आप इसको लिख लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। मैं यहाँ पर कार्नोट रेफ्रिजरेटर के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लीज कॉपी दिस। चलिए, तो बात करते हैं कार्नोट रेफ्रिजरेटर। अच्छा, कार्नोट रेफ्रिजरेटर का के मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, योर के इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। याद है ना, इंजन के लिए एफिशिएंसी यूज करते हैं और रेफ्रिजरेटर के कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, अब मान लेते हैं कि इस साइकिल को हम रिवर्स डायरेक्शन में चला रहे हैं। अभी ये ऐसे जा रही है ना, ऐसे। अगर इसको हम ऐसे चलाएं लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज, तो अब ये रेफ्रिजरेटर बन जाएगा, बिकॉज वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम। तो ये जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला है रेफ्रिजरेटर के लिए, आप जानते हो, अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम टू टेक दिस हीट। ये फॉर्मूला हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब फॉर्मूला को मॉडिफाई कीजिए, ये बन जाएगा QC अपॉन QH माइनस QC, करेक्ट। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में QH से डिवाइड कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे लिखा QC बाई QH, और मैंने डिनोमिनेटर में भी लिखा QH माइनस QC डिवाइड बाई QH। न्यूमरेटर तो QC बाई QH एज इट इज रहेगा बच्चों, उसमें तो कोई चेंज होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे QH कैंसिल होके बन जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा QC बाय QH। लेकिन हमने अब भी देखा, ये प्रोसेस आइसोथर्मल, ये प्रोसेस एडियाबैटिक, दोनों के वर्क डन को जमा करके एनालिसिस करो तो आपको मिलेगा QC बाय QH इज नथिंग बट TC बाय TH, है ना। तो मैं यहां पर इसी चीज को पुट करने जा रहा हूं इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो क्या बन जाएगा? QC बाई QH की जगह मैं रख सकता हूं TC बाई TH, और यहां पर भी नीचे भी क्या रख सकते हैं? यहाँ पर TC बाय TH। फाइनली बच्चों, जो एक्सप्रेशन मिला, इसको अगर आप सही फॉर्म में लेके आओ, मैं यहां पे लिखता हूं, सही फॉर्म में अगर लेके आओ तो आपको मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू, ये TH से कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे हमें मिलेगा TC अपॉन, डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा, ये TH पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, TH माइनस TC, और फिर डिनोमिनेटर में आ जाएगा पूरा TH, देन TH एंड TH कैंसल्ड, तो ऊपर क्या बचा? TC, और नीचे बचा TH माइनस TC। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आया कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर। सारे रेफ्रिजरेटर के अंदर ये फॉर्मूला मत चिपका देना, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए है। मैं यहाँ पे हेडिंग में ये भी डाल देता हूँ, इंजन के साथ आप लिख लीजिएगा रेफ्रिजरेटर।
या फिर आप अलग से हेडिंग डाल के लिखिएगा, आपको आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके बुक में भी अलग से है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कार्नोट रेफ्रिजरेटर, नॉट फॉर ऑल रेफ्रिजरेटर, प्लीज रिमेंबर। ओके, अब इससे क्या समझ आता है बच्चों? इससे एक बात समझ में आती है, ध्यान से अगर आप देखोगे, अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को मैक्सिमम करना है, बढ़ाना है, अगर इसको मैक्सिमाइज करना है, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये कम से कम होना चाहिए। तो हम एक बात कह सकते हैं कि द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर विल बी लार्ज व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। यानी अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल है तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर का जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वो क्या होगा? बहुत हाई। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि हमारा कार्नोट रेफ्रिजरेटर रूम में से हीट को लेगा और उस हीट को बाहर सप्लाई करने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को वो रूम में से लेगा और वहाँ बाहर सप्लाई करने के लिए उसको जो वर्क डन लगेगा वो कम से कम लगेगा। ठीक है, उसी तरह अगर ये K की वैल्यू मुझे कम से कम करना है, इफ दिस K हैज टू बी वेरी स्मॉल देन दिस टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी वेरी लार्ज, है ना। अगर इसको कम करना है तो ये बहुत ज़्यादा, अगर इसको बहुत ज़्यादा करना है तो ये बहुत कम। ठीक है, तो अगर मुझे इसको कम करना है तो ये टेम्परेचर डिफरेंस बहुत लार्ज होना चाहिए। उससे क्या समझ में आया? व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड द कोल्ड रिजर्वायर इज वेरी लार्ज देन द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज वेरी स्मॉल। या इसको इस तरह भी कह सकते हो, देन एट दैट टाइम कार्नोट रेफ्रिजरेटर will take very small amount of heat from the cold reservoir and supply to the hot reservoir, and for that purpose we have to supply very large amount of heat। ये जो मैं कह रहा हूँ ना स्टेटमेंट, आप प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा पीछे प्लेबैक करके आप उसे लिख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। और बाय द वे आपने टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो टेक्स्ट बुक के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई है। ओके, अच्छा एक बात और सुनिए मेरी, क्या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला आया TC/TH - TC। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आया था? मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, और यहाँ पे लिख देता हूँ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। उसका फॉर्मूला आया था 1 - TC/TH। ये फॉर्मूला आया था ना। ओके, आप देख सकते हो इन दोनों फॉर्मूले में हीट वाला टर्म नहीं है, टेम्परेचर वाला टर्म है। इससे एक बात और समझ में आई कि कार्नोट इंजन का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। आप चाहे कोई भी वर्किंग सब्सटेंस लो, चाहे हीलियम लो, आर्गोन लो, कोई भी गैस ले लो रेफ्रिजरेटर के लिए, या इसके लिए कोई भी फ्यूल ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी है वो चेंज नहीं होगी। वो किस पे डिपेंड कर रही है? इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड एंड हॉट रिजर्वायर। तो ये बात याद रखना, द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट रेफ्रिजरेटर एंड द कोएफिशिएंट ऑफ the efficiency of Carnot engine and the coefficient of performance of Carnot refrigerator does not depend upon the working substance, it only depends upon the temperature of hot and the cold reservoir। एक लास्ट बात याद रख लीजिए, ये सारे के सारे पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं। हाँ बच्चों, प्लीज़ रिमेंबर, वहाँ से जाके एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। नहीं समझ में आ रहा है तो मार्क करके मुझे सेंड करिए या फिर डाउट लेके क्लास में आइए। अच्छा सुनिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप सुनिए यहाँ पे, क्या वो ये कि द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज मैक्सिमम फ्रॉम ऑल द इंजन्स विच आर वर्किंग बिटवीन दीज टू टेम्परेचर। यानी मान लो मेरे पास एक कार्नोट इंजन है और मेरे पास एक पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन है। 3 इंजन हो गए, कार्नोट, पेट्रोल और डीजल। ठीक है, कार्नोट इंजन किसी भी वर्किंग सब्सटेंस पे काम कर रहा है, पेट्रोल इंजन पेट्रोल पे, डीजल इंजन डीजल पे काम कर रहा है। वहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस पेट्रोल है, वहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस डीजल है, और कार्नोट में तो कुछ भी यूज़ करो, उसमें कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। अगर मैं तीनों की एफिशिएंसी कैलकुलेट करूँ तो मैक्सिमम किसकी होगी? कार्नोट की। हाँ, कंडीशन अप्लाई, द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर डिफरेंस पे कार्नोट काम कर रहा है वही टेम्परेचर डिफरेंस पे पेट्रोल और डीजल अगर काम करे तो उन तीनों को अगर कंपेयर करोगे तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। ठीक है, उसी तरह यहां बात करते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज मैक्सिमम अमंग ऑल रेफ्रिजरेटर which are working between these two temperature या which are working between the two same temperature। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट प्लीज आप याद कर लीजिए, याद नहीं समझ लीजिए यार। द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज मैक्सिमम अमंग्स ऑल द इंजन विच आर वर्किंग बिटवीन टू सेम टेम्परेचर।
या फिर ऐसा भी कह सकते हो द एफिशिएंसी ऑफ ऑल कार्नोट इंजन इज सेम विच आर वर्किंग बिटवीन टू सेम टेम्परेचर, या फिर इसमें रेफ्रिजरेटर में स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज मैक्सिमम अमंग ऑल द रेफ्रिजरेटर्स विच आर वर्किंग बिटवीन दीज टू सेम टेम्परेचर्स। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया कार्नोट इंजन, कार्नोट रेफ्रिजरेटर। जितने पॉइंट मैंने ओरली आपको कहे वो भी लिखने हैं, आपको समझने हैं, और जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखकर मेंशन की है वो सारी की सारी आपको लिखनी है, इंक्लूडिंग दिस डायग्राम। अच्छे से बनाइए इसको, एग्जाम में अगर कार्नोट रेफ्रिजरेटर कार्नोट साइकिल आता है, आपको साइकिल बनाना है और इस तरह से प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, और हर प्रोसेस को थोड़ा सा 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस 2 लाइन्स TH एंड TC। पॉज करिए स्क्रीन को और कॉपी कीजिए। ओके, तो हम लोगों ने अभी कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन को पढ़ा। द लास्ट साइकिल ऑफ दिस चैप्टर इज स्टर्लिंग साइकिल, या फिर स्टर्लिंग इंजन आप कह लीजिए। तो ये उसका पीवी डायग्राम है। आपको पता है हम लोग सारे इंजन को कैसे पढ़ते हैं, पीवी डायग्राम से। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो वी आर हैविंग 4 प्रोसेसेस फ्रॉम A to B, देन फ्रॉम B to C, देन फ्रॉम C to D एंड D to A। अगर हम साइकिल को इस तरह रन करेंगे तो ये एज अ इंजन काम करेगा, और अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में चलाएंगे, मतलब व्हेन द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन इट विल बी एक्टिंग एज अ रेफ्रिजरेटर। ओके, अब ये समझते हैं कि स्टर्लिंग इंजन या स्टर्लिंग साइकिल में हमारा वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है। तो जो वर्किंग सब्सटेंस होता है इन दिस साइकिल, मोस्टली वी आर यूजिंग गैसेस लाइक हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एयर एटसेट्रा। वी आर यूजिंग एयर। ओके, और इस साइकिल का यूज़ कहाँ होता है, अब इसको हम पढ़ रहे हैं, मतलब इसका कहीं ना कहीं यूज़ होता है। अगर देखा जाए तो स्टर्लिंग इंजन हमारा जो है, आप इसके वर्किंग से समझ सकते हो। देखो यहाँ पे इसका जो सोर्स का टेम्परेचर है वो TH है, सिंक का टेम्परेचर TC है। तो ये जो साइकिल है इसकी भी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है कंपैरेटिव टू कन्वेंशनली यूज्ड स्टीम टरबाइन एंड गैस टरबाइन। पावर प्लांट के अंदर हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तो वहाँ पे वी आर यूजिंग स्टीम टरबाइन, वी आर यूजिंग गैस टरबाइन एटसेट्रा। ओके, वो लोग भी गैस पे काम करते हैं। लेकिन अगर उनके कंपैरिजन में स्टर्लिंग साइकिल की बात की जाए, जो कि रॉबर्ट स्टर्लिंग ने दिया था 1816 में, तो उसका एफिशिएंसी उनके कंपैरिजन में इसका मैक्सिमम है। बट अगेन हम लोग इस साइकिल का वहाँ पे यूज़ नहीं करते बिकॉज बहुत कॉस्टली और बहुत बल्कि हो जाता है ये। ओके, क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट ही ऐसे है, इसलिए वो बहुत बल्कि हो जाता है। लेकिन फिर भी आज भी हम लोग फील्ड ऑफ क्रायोजेनिक में इसका यूज़ करते हैं। कहाँ पे? क्रायोजेनिक। अब ये क्या है क्रायोजेनिक? क्रायोजेनिक मतलब गैसेस जो है लाइक हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एयर एटसेट्रा, इन गैसेस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना। देखो गैस जो होती है ना, गैस उसका अगर आप किसी कंटेनर में फिल करोगे तो वो उसकी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, वॉल्यूम ज़्यादा लेती है वो। अगर आप उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो बहुत सारी गैस को आप लिक्विड फॉर्म में जमा कर सकते हो, ठीक है। तो वो फील्ड, वो ब्रांच ऑफ थर्मोडायनामिक्स जहाँ पे हम लोग गैसेस को लिक्विफाई करते हैं उसके टेम्परेचर को कम करके, तो उसको हम लोग कहते हैं फील्ड ऑफ क्रायोजेनिक। और उसी से हम क्रायोजेनिक इंजन भी बनाते हैं। आपको पता है हम लोग जब जाते हैं, जब नासा या इसरो वगैरह जब इनके मून मिशन होते हैं या फिर मून से भी आगे मार्स मिशन वगैरह जब इनके होते हैं, तो वहाँ पे जो इंजन यूज़ होता है क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया जाता है। वहाँ क्या करते हैं हम लोग, वो जो गैस जो एज अ फ्यूल यूज़ होने वाली है, what we are doing, we are compressing, we are reducing its temperature after compressing so that it converts into gaseous form, and the large amount of gas in the liquid form is filled inside the fuel tank, and such fuel tanks are fitted into the rockets or the vehicle, and that vehicle is used for the space purposes. Okay, तो फील्ड ऑफ क्रायोजेनिक में इसका यूज़ करते हैं। लेकिन अगर फील्ड ऑफ क्रायोजेनिक में यूज़ करना है तो इसको आपको रेफ्रिजरेटर बनाना पड़ेगा। मतलब ये जो साइकिल इस फॉर्म में काम कर रही है, इसको अपोजिट फॉर्म में चलाना पड़ेगा और ये आपको बन जाएगा स्टर्लिंग रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन था। अब इसके साइकिल्स देख लो, बहुत सिंपल है। इतना तो थर्मोडायनामिक्स आपने पढ़ लिया है कि आप इजीली समझ सकते हो। प्रोसेस ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक क्या हो रहा है? ए से लेके बी तक हमारा हो रहा है आइसोथर्मल एक्सपांशन। क्या हो रहा है? आइसोथर्मल एक्सपांशन। द गैस इज एक्सपांडिंग फ्रॉम ए टू बी।
आइसोथर्मली मतलब द टेम्परेचर ऑफ द गैस, द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस विच इज वर्किंग इनसाइड इज सेम एज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। ओके, तो जो टेम्परेचर होगा सोर्स का, हॉट रिजर्वायर का, वही टेम्परेचर होगा वर्किंग सब्सटेंस का ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन, और यहां से आपको यूजफुल वर्क मिलता है। उसके बाद बी से लेकर सी तक अगर बात करें तो आप बच्चों आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं आइसोकोरिक। तो यहां पे क्या हो रहा है, आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन। आफ्टर वर्किंग द हीट इज रिजेक्टेड टू द कोल्ड रिजर्वायर, मतलब अब जो वर्किंग सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर हो गया किसके इक्वल, कोल्ड रिजर्वायर के इक्वल। अगेन फ्रॉम सी टू डी, फ्रॉम सी टू डी यहां पे इसका हो रहा है आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन मतलब इसको कॉम्प्रेस करेंगे सच दैट इट्स टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीजिंग, द टेम्परेचर इज सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो लाइन, जो डैश लाइन आगे जा रही है, वहाँ पे मैंने TH और TC को मेंटेन किया हो, मतलब टेम्परेचर अलोंग DC इज सेम, टेम्परेचर अलोंग AB इज सेम, तभी तो वो आइसोथर्मल होगा। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो वो आइसोथर्मल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ओके, नाउ फ्रॉम D टू A में क्या हो रहा है, D टू A में आप देख सकते हो कांस्टेंट वॉल्यूम को कह सकते हैं आइसोकोरिक, यहाँ पे रिजेक्शन नहीं, हीट रिजेक्शन। ओके, आइसोकोरिक हीट एडिशन। क्या होगा बच्चों, आइसोकोरिक हीट एडिशन, मतलब ये जो वर्किंग सब्सटेंस है ये हॉट रिजर्वायर से अमाउंट ऑफ हीट QH को लेगा और अपनी हीट को इंक्रीज करेगा, और जैसे ही साइकिल पॉइंट A पर पहुंचती है, यानी घूम कर आकर वापस पॉइंट A पर आ गई, तो अगेन दिस साइकिल इज रिपीटेड एंड द इंजन कीप्स ऑन वर्किंग। या फिर अगर रिवर्स साइकिल में चलेगा, मतलब ये क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा, सो दैट स्टर्लिंग रेफ्रिजरेटर विल बी कीप ऑन वर्किंग वंस इट कंप्लीट्स ऑल 4 स्टेप्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टर्लिंग साइकिल, और यहाँ पे हमने चैप्टर थर्मोडायनेमिक को ख़त्म कर लिया है। इसके बाद हम लोग करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल पे जाने से पहले, न्यूमेरिकल का जो लेक्चर मैं बनाऊंगा, मैं फिर से एक बार कह देता हूँ, पूरा चैप्टर आप अच्छे से पढ़े एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेरे पढ़ाने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेक्चर को मेरे 2 से 3 बार देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी अगर आपको नहीं समझता तो प्लीज़ आप डाउट्स वगैरह को मार्क करके मुझे आप सेंड करिए या क्लास में आके पूछिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल भी है इसको समझना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पे जाने से पहले पूरा का पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लो। फॉर्मूले को ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले को ज़्यादा रट्टा मत मारो, वैसे ही मैं फॉर्मूले लिख दूंगा न्यूमेरिकल के टाइम पे, बस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो। अगर कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो न्यूमेरिकल आपको समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। न्यूमेरिकल आप इजीली ग्रास्प कर लोगे। देखो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा डर आपको न्यूमेरिकल से लगता है। क्यों लगता है? इसलिए कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। अरे कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लो तो कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप इजीली टैकल कर लोगे, ठीक है। फॉर्मूले पे ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस से वो याद हो जाएगा और उसको आप बाद में भी याद कर सकते हो। कॉन्सेप्ट अगर आप अभी नहीं समझे तो फिर ये आप बाद में कभी भी नहीं समझ सकते, चाहे 1000 न्यूमेरिकल इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कर लो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं आया है तो 1000 न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट होगा 1001, वहाँ पे आप अटक जाओगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, ठीक है। सो प्लीज़ फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, कीप ऑन स्टडी, copy all this, study well this chapter, then we will be moving to the numericals.